चलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन 247 में। बात करने जा रहे हैं बाल विकास के बारे में, जो सभी टेट एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। जिस टॉपिक पे चर्चा करनी है, टॉपिक का नाम सामने है, लर्निंग मतलब अधिगम के बारे में। तो अधिगम के बारे में बेसिक जानकारियां इस वीडियो में इकट्ठी करेंगे और लर्निंग थ्योरी जो है वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो देखिए, लर्निंग के बारे में सबसे पहले अगर बात करें कि लर्निंग है क्या चीज, किस चिड़िया का नाम है, किस मैना का नाम है। तो लर्निंग की अगर बात करें तो सीखना एक परिवर्तन है, मतलब लर्निंग इज अ चेंज। सीखना एक परिवर्तन है। किस तरह का परिवर्तन? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अब किसी बीमारी की वजह से अगर हो गया, जैसे बुखार आ गया, उसकी वजह से कोई चेंज हो गया, मतलब आपके शरीर में फोड़े फुंसियां निकल आए, ये अलग चीज है। या फिर नशे की वजह से अगर आपके शरीर में कुछ चेंज हो गया, आपकी जुबान लड़खड़ाने लग जाए, तो ये इसे अधिगम में नहीं गिना जाएगा। अधिगम में अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं उन्हें गिना जाएगा। अब देखिए, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, अनुभूति मतलब एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अगर आप कुछ चीजें मतलब अपने आप में कोई परिवर्तन करते हैं या आप में कोई चेंज होता है तो वो अधिगम में गिना जाएगा। यहां पे बात आती है उद्देश्य क्या है अधिगम का। अधिगम का उद्देश्य क्या है? तो अधिगम यानी सीखना क्या करता है? बच्चों को समाज में समायोजित होने में मदद करता है। मतलब बच्चे समाज में यानी सोसाइटी में किस तरह से अपने आप को एकोमोडेट करेंगे, किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेंगे, ये चीज कौन बताता है और ये किससे मिलता है? उन्हें अधिगम से मिलता है। मतलब बच्चे जब सीखते हैं तो समाज में अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। होपफुली आपको यह समझ आ गया होगा, ठीक है। अधिगम एवं परिपक्वता में बात करते हैं, क्या अंतर है? व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरेशन। अधिगम एवं परिपक्वता में क्या खास अंतर है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि परिपक्वन मतलब मैच्योरेशन जो है एक जन्मजात प्रक्रिया है। मतलब परिपक्वता जो है जन्म से ही शुरू हो जाती है, जन्मजात प्रक्रिया है। जबकि सीखना जो है मतलब लर्निंग जो है एक अर्जित एक्वायर्ड प्रोसेस है। मतलब बच्चा समाज में रह करके सीखना ये ग्रहण करता है, सीखने की प्रक्रिया को ग्रहण करता है। इसलिए बोला गया है कि ये जो परिपक्वन है आपका, परिपक्वन मतलब मैच्योरेशन एक जन्मजात प्रक्रिया है और सीखना अर्जित प्रक्रिया है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, परिपक्वन की प्रक्रिया में अभ्यास का महत्व नहीं होता जरूरी। अब देखिए, होता क्या है, परिपक्वन का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर के जो अंग हैं वो पूरी तरह से विकसित हो जाएं। अगर हम अभ्यास नहीं भी करेंगे तो वो सब में कॉमन होता है और हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें कि सीखने में अभ्यास को छोड़ दें तो वो चीजें नहीं आएगी। जैसे बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज के दिन में मैं दूसरी बार ये चीज बोल रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब कोई इंसान मतलब पूर्ण तभी होता है जब वो प्रैक्टिस यानी अभ्यास करता रहता है। तो यही चीज बोलेगी यहाँ पे कि परिपक्वन की प्रक्रिया में जो अभ्यास होता है यानी प्रैक्टिस का महत्व नहीं होता है, लेकिन अधिगम में यानी सीखने में अभ्यास का महत्व होता है। तीसरी चीज कही गई है, परिपक्वन एक सामान्य प्रक्रिया है, मतलब एक कॉमन प्रोसेस है। मैंने जैसा अभी पिछले टॉपिक में डिस्कस किया, पिछले बिंदु में डिस्कस किया कि परिपक्वन एक समान प्रक्रिया। अगर हर बच्चे जन्म लेंगे तो उनके शरीर के अंगों का विकास होता जाएगा किसी बीमारी वगैरह को छोड़ करके। तो परिपक्वता वही कहलाती है कि जैसे शरीर के आपके शरीर के पूरे अंग पूरी तरह से विकसित हों, तो वो चीज कहलाएगी मैच्योरेशन यानी परिपक्वन। लेकिन सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, मतलब इंडिविजुअल प्रोसेस है। अगर कोई बच्चा 15 वर्ष की आयु में कार चलाना सीख लेता है, 15 वर्ष की आयु में कार चलाना सीख लेता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि 15 साल की आयु के जितने भी बच्चे सभी कार चलाना या ट्रक चलाना सीख जाएंगे। होपफुली आपको यह समझ आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि देखिए, प्रैक्टिस के फलस्वरूप यानी अभ्यास के फलस्वरूप उसने क्या सीख लिया। सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया। किसी एक बच्चे ने सीख लिया 15 वर्ष की उम्र में कार चलाना, ट्रक चलाना या बाइक चलाना, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि ये सभी बच्चों में हो जाएगी। ये सामान्य प्रक्रिया तो नहीं है, सीखना सामान्य प्रक्रिया नहीं है, वो व्यक्तिगत है। कोई एक ही कर सकता है, ये जो अभ्यास करेगा उसके अंदर ही वो चीज डेवलप होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो 15 साल का बच्चा कार चलाना सीख रहा है उसके शरीर के अंग कम विकसित हो और बाकी बच्चों के ज्यादा विकसित हो जाए। वो एक आम प्रोसेस है और सब में उम्र के अनुसार मैच्योरेशन यानी परिपक्वता होती रहती है या बढ़ती रहती है। इस तरह से आगे बात करें, परिपक्वता की प्रक्रिया सतत होती है। परिपक्वता जो होता है वो सतत कंटिन्यूस चलता रहता है जब तक पूरा नहीं हो जाता है। लेकिन अभ्यास अगर आप नहीं करते हैं तो लर्निंग आपकी रुक सकती है। अगर आप अभ्यास नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, तो आपकी लर्निंग यानी सीखना आपका यानी अधिगम आपका रुक सकता है। तो होपफुली ये भी समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। परिपक्वन एक शारीरिक प्रक्रिया है, मतलब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। परिपक्वन हमारे शरीर के अंगों का बढ़ना, जब से बोल रहा हूं तो वो चीज समझिए कि एक शारीरिक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम यानी लर्निंग आपकी क्या है? एक मानसिक यानी मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है।
तो ये भी आपको समझ आ गया। सीखने की क्रिया परिपक्वन पर निर्भर होती है। मतलब अगर आप परिपक्व हो गए हैं तो सीख पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि 15 साल की आयु का बच्चा कार चलाना सीख लेता है, तो जब वो उसके लिए परिपक्व होगा तभी सीख पाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 15 साल के बच्चे के हाथ पांव कम विकसित होते हैं, या किसी में, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो अगर परिपक्व हो गया है, यानी परिपक्वता आ गई है आपके अंदर, तो आप सीखेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि परिपक्वता सीखने पर निर्भर नहीं है। परिपक्वता जो है सीखने पर निर्भर नहीं है, वो उम्र के अनुसार आती रहती है। जरूरी नहीं है कि आप लर्निंग हो आपके अंदर तो ही आपका परिपक्वता यानी मैच्योरेशन होगा। ठीक है, परिपक्वता आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार पुनः समझ लेते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो परिपक्वन पर निर्भर होगी। मतलब जब तक आप परिपक्व नहीं होंगे तब तक नहीं सीखेंगे। इसी का विपरीत यहां पे बोला गया है, परंतु जो परिपक्वन सीखने पर निर्भर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीखेंगे नहीं तो आप परिपक्व नहीं होंगे। तो ये चीज यहां पे कही गई है। अब आगे बात करते हैं सीखने के प्रकार के बारे में। उसुबेल ने सीखने के 4 प्रकार बताए हैं, तो उन पर डिस्कस करते हैं। और गेगनी द्वारा जो सीखने का एक क्रम बताया गया, एक श्रृंखला बताई गई, उसको देखते हैं। और इसके बाद कुछ और अगर टाइम रहा तो उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो अब देखिए अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सीखने के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। उसुबेल ने बताए हैं कि सीखने के 4 प्रकार हैं। अब वो कौन कौन से हैं? अब देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका यह बनेगा कि उसुबेल ने सीखने के कितने प्रकार बताए? तो आप बताएंगे कि 4 प्रकार बताए। कौन कौन से बताए? तो पहला बताएंगे अभिग्रहण सीखना, दूसरा बताएंगे अन्वेषण सीखना, तीसरा बताएंगे रटकर सीखना, और चौथा बताएंगे अर्थपूर्ण सीखना। अब देखिए, ये अभिग्रहण सीखना जिसे हम रिसेप्टिव लर्निंग बोल देते हैं या रिसेप्शन लर्निंग बोल देते हैं, अन्वेषण सीखना डिस्कवरी लर्निंग बोल देते हैं, रटकर सीखना मतलब रोट लर्निंग, और अर्थपूर्ण सीखना मतलब मीनिंगफुल लर्निंग। तो ये क्या चीजें हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी अपन इकट्ठी कर लेते हैं। अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले समझ लीजिए, इसके बाद अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। देखिए, अभिग्रहण सीखना वो चीज होती है जिसमें शिक्षक बच्चों को कोई चीज बोलकर या लिखकर दे देता है और बच्चे उसे ग्रहण कर लेते हैं, मतलब इंटरनलाइज कर लेते हैं। जैसे मैं एज अ टीचर कोई चीज जैसे आपको लिखकर यहाँ पे सिर्फ दे दिया, लिखकर उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, या फिर सिर्फ बोल करके मैं आपको वो चीजें दे रहा हूं और आप उसे एज इट इज इंटरनलाइज कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज कहलाएगी अभिग्रहण सीखना। डिस्कवरी लर्निंग में बच्चे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस का यूज करके वो क्या करता है, खोज करता है, और उसके आधार पर ये अन्वेषण सीखना कहलाता है। तीसरी चीज कही गई रटकर सीखना। रटकर सीखना मतलब सार्थक है, निरर्थक है, इन सब चीजों को ध्यान दिए बिना वो उस चीज को एज इट इज अपने अंदर भर लेता है। मतलब सार्थक निरर्थक जाने बिना उसे एज इट इज अपने अंदर भर लेता है बच्चा, वही कहलाती है रोट लर्निंग, मतलब रटकर सीखना। उसुबेल ने चौथे प्रकार को बहुत ही महत्व दिया और यह बोला कि शिक्षक द्वारा इसी चीज को अप्लाई करना चाहिए, मतलब अर्थपूर्ण अधिगम को। बच्चा अपने पास्ट एक्सपीरियंस का यूज करता है और तथ्य की गहराई तक जाता है, उसके बारे में सारी चीजें जानने समझने की कोशिश करता है, और जब समझ जाता है तो वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, और यही चीज बोली गई है अर्थपूर्ण अधिगम में। ठीक है, तो होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे बात आती है गेगनी की। गेगनी एक मनोवैज्ञानिक है। 1965 में इन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम याद रखिएगा, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, इसमें इन्होंने सीखने के 8 प्रकार बताए और इन्होंने एक श्रृंखला बताई थी। श्रृंखला कुछ इस तरह की है, उसे अभी अपन देख रहे हैं। ठीक है, उसी पर डिस्कस करना है। श्रृंखला कुछ इस तरह की है। तो सबसे नीचे श्रृंखला में जो सबसे नीचे है वो है सांकेतिक सीखना, और सबसे ऊपर जो है 8वां प्रकार जो है वो है समस्या समाधान सीखना। तो उस हायरार्की पे डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सीखने के कुछ नियम देखेंगे और सीखने का स्थानांतरण देखेंगे, और इसके बाद लगभग आज का ये वीडियो लास्ट होगा। तो अपन हायरार्की की ओर बढ़ते हैं जो गेगनी द्वारा दिया गया। मैंने क्या बताया, 1965 मतलब 1965 में इन्होंने कौन सी बुक में मतलब सीखने के 8 प्रकार बताए, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ये क्वेश्चन बने हुए हैं इसलिए भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो किसी भी चीज को मिस मत कीजिएगा। अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो केयरफुली देखिएगा और चीजों को नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि जब तक आप चीजों को नोट डाउन नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, तो ये चीजें ऐसी हैं कि दिमाग से निकल जाएंगी। सो आइए बढ़ते हैं हायरार्की की ओर। यहाँ पे अपन बात करेंगे गेगनी द्वारा जो श्रृंखला दी गई और उसमें सीखने के 8 प्रकार बताए गए। मैंने कौन सी बुक बताई थी, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कब लिखी गई थी, 1965, या इस सन में बताया गया कि सीखने के 8 प्रकार होते हैं। किसके द्वारा बताया गया, गेगनी के द्वारा। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, पहला तो बुक का नाम, दूसरा ईयर 1965, और सीखने के 8 प्रकार किसने बताए हैं, गेगनी ने।
इन्होंने क्या दिया है, कोई सिद्धांत नहीं दिया सीखने का, इन्होंने एक श्रृंखला दी है। तो ये भी क्वेश्चन शायद सीटेट में बना हुआ था कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने का सिद्धांत नहीं दिया गया। तो उसमें ऑप्शन था गैगनी। तो गैगनी के द्वारा एक हायरार्की यानी श्रृंखला दी गई है, ना कि कोई सिद्धांत दिया गया। अब देखिए इन्होंने ये जो श्रृंखला बताई, श्रृंखला में सबसे नीचे सांकेतिक सीखना। अभी पहले नाम समझ लेते हैं, इसके बाद इनकी डिटेल्स बाद में डिस्कस करते हैं। तो सांकेतिक सीखना सबसे नीचे है और सबसे ऊपर है समस्या समाधान सीखना। उद्दीपन अनुक्रिया सीखना दूसरे नंबर पर है। तीसरा है सरल श्रृंखला सीखना। चौथा है आपका शाब्दिक साहचर्य सीखना। पांचवा है विभेदीकरण। छठवां है संप्रत्यय सीखना। सातवां है नियम सीखना और आठवां है समस्या समाधान सीखना। तो इस तरह से आपको ये बताना है, आपको बिना देखे भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये बेहतर होगा आपके लिए, एग्जाम में हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर कभी क्रम पूछ देने पाया कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो ये आपको फिर बताना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले समझिए सांकेतिक सीखना। सांकेतिक के बाद उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया के बाद सरल श्रृंखला सीखना। अब देखिए सांकेतिक सीखना में क्या बात करी गई है कि पेवलोव का जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है ना, पेवलोव का जो सिद्धांत है उसको इसमें रखा गया। अब पेवलोव का सिद्धांत क्या कहता है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, और जो स्किनर का सिद्धांत है उसको इसमें रखा गया। कौन से वाले में? सेकंड वाले में, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में। तो ये दोनों चीजें आपको वहां पे बेहतर समझ में आएंगी जब हम लर्निंग थ्योरीज डिस्कस कर रहे होंगे। तो इतना समझ के रखना है। हालांकि यहां से क्वेश्चन आपका बनना नहीं है, यहां से सिर्फ आपसे क्रम पूछा जा सकता है। तीसरा है सरल श्रृंखला सीखना। ये महत्वपूर्ण है। सरल श्रृंखला सीखना मतलब छोटे छोटे काम करना, जैसे दरवाजा खोलना, हारमोनियम बजाना या ढोलक बजाना, कार चलाना, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? एक सरल श्रृंखला सीखने में। इसके बाद शाब्दिक साहचर्य सीखना। शाब्दिक साहचर्य सीखने में क्या चीज आएगी? आपकी शब्दावली सीखना, मतलब शब्दों के बीच आप कितना बेहतर संबंध बनाते हैं और उसे अपने मतलब उससे सीख पाते हैं। शाब्दिक साहचर्य, जैसे कविता पाठ याद करना, ये सारी चीजें शाब्दिक साहचर्य में आएंगी। फिर आता है विभेदीकरण सीखना, मतलब डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। विभेदीकरण मतलब अंतर कर पाना, जैसे क्रिकेट और फुटबॉल में अंतर कर पाना, क्रिकेट और हॉकी में अंतर कर पाना, और बीज गणित और अंक गणित में अंतर कर पाना। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनमें बच्चा अंतर कर पाए। तो अगर अंतर करना सीख रहा है तो वो विभेदीकरण करना सीख रहा है, ठीक है, मतलब विभेदीकरण सीखना है उसका। इसके बाद संप्रत्यय सीखना, जैसे मैं अगर कोई नाम लूं, बाघ, भालू, चीता, शेर, हाथी, तो इन सब का नाम लेने पर एक जो कॉन्सेप्ट बनता है, एक संप्रत्यय बनता है, वो है जंगली पशु का। और बच्चे के दिमाग में अगर ये चीज आ गई कि ये तो सब जंगली पशु है, तो ये जो जंगली पशु का संप्रत्यय आता है, यही चीज कहलाती है संप्रत्यय सीखना। जैसे मैं बोलूं राम, श्याम, राधा, गीता, सीता, मीता, कुछ भी बोल दो, ठीक है, नाम ले लूं, तो बच्चे को लगेगा ये तो संज्ञा है, तो उसके दिमाग में संज्ञा का संप्रत्यय जाग उठा, ये समझ आ गया उसे, तो ये चीज कहलाती है संप्रत्यय सीखना। इसके बाद है नियम सीखना। तो बच्चा वहां पे मतलब इस लेवल पे बच्चा या इस तरह की लर्निंग में बच्चा क्या सीख रहा होता है? गणित के नियम, विज्ञान के नियम, या जहां भी जिस चीज को पढ़ रहा है वहां पे कुछ नियम सीखता है। और इसके बाद इन नियमों का एनालिसिस करके बच्चा, या इन नियमों का यूज करके बच्चा समस्या समाधान करना सीखता है। तो इस तरह से ये क्रम चलता है। इसमें पेवलोव का सिद्धांत रखा गया है सांकेतिक सीखना में, और उद्दीपक अनुक्रिया मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी में या लर्निंग में क्या रखा गया है? आपका स्किनर का सिद्धांत रखा गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज कही गई है कि ये 4 से 8 नंबर तक जो है, ये 4 to 8 जो है, ये टीचर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड का महत्व सिर्फ इतना है कि ये फोर्थ स्टेज के लिए क्या एक बेस तैयार करते हैं, आधार प्रदान करते हैं, या पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे शिक्षण के बारे में। शिक्षण में देखते हैं 3 प्रकार होते हैं, एक तो औपचारिक होता है, दूसरा अनौपचारिक होता है, और तीसरा गैर औपचारिक होता है। तो तीनों चीजों को समझ के रखना है आपको। देखिए औपचारिक शिक्षण में आपका कक्षा शिक्षण और क्षेत्र शिक्षण आता है। अनौपचारिक शिक्षण में माता पिता यानी पेरेंट्स के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, या फिर परिवार के द्वारा यानी फैमिली में रहकर जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, या फिर आस पड़ोस यानी पास पड़ोस कह सकते हैं आप, आस पड़ोस में जो आप चीजें सीखते हैं, वो एक तरह से अनौपचारिक शिक्षण का प्रकार है। इसके बाद यहाँ पे बात आती है गैर औपचारिक शिक्षण की। ये गैर औपचारिक में बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं, गैर औपचारिक को अनौपचारिक समझ बैठते हैं और पूछा जाता है ये, आप आंसर इसका कराते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी समझ के रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट ही बना के रखिएगा कि ये अनौपचारिक और गैर औपचारिक दोनों चीजें अलग अलग हैं। गैर औपचारिक में क्या आता है? ओपन स्कूल्स या मुक्त विश्वविद्यालय, जैसे भोज मुक्त विश्वविद्यालय चल रहा है, या डिस्टेंस मोड एजुकेशन जो दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है, ये सब किसके उदाहरण है? गैर औपचारिक में। यहाँ पे आपको डेली स्कूल जाना होता है,
रेगुलर यूनिफॉर्म लगते हैं, ठीक है, मतलब एक पैटर्न चला आता है, ठीक है। जैसे आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, टाइम से स्कूल पहुंचना, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। इसमें क्या अंतर होता है, आपको जरूरी नहीं है साल में एक बार एग्जाम देने जाना है या कुछ आवश्यक क्रियाकलाप है जैसे फॉर्म वगैरह सबमिट करना है तो आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज साल भर कोई जाने की जरूरत नहीं है। आप जाके एग्जाम देते हैं और आप सेम डिग्री हासिल कर लेते हैं, चाहे यहां से करें और चाहे यहां से करें, दोनों का महत्व उतना होता है। अनौपचारिक शिक्षा जो है वो आप परिवार में रह के ग्रहण करते हैं और मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आपको समाज में कैसे शिष्टाचार करना है, किसके साथ किस तरह से बात करनी है, ये सारी चीजें आपको अनौपचारिक भी मिलती हैं, औपचारिक भी मिलती हैं, बट यहाँ इसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप है और शायद लाइटिंग भी थोड़ा सा आज कम है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को न सिर्फ एंजॉय किए होंगे बल्कि बहुत सारी चीजें आपको सीखने को भी मिली होंगी। इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और मुझे लगता है कि अब ये 3 पार्ट में हो जाएगा, तो 3 पार्ट में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट आपके लिए पूरा कंटेंट जो मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है इस चैनल के द्वारा एमपी टेट ग्रेड 3 में काफी हेल्पफुल होगा। और आप इस चैनल से जुड़िएगा और बाकी लोगों को भी सजेस्ट कीजिएगा कि वो यहाँ पे जुड़े, वीडियोस देखें और अगर पसंद आते हैं तो लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक कर दें। थैंक यू सो मच।